हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, अपन अभी आ गए हैं। अभी अपन क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अपन को ये क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना है ना। इसके बाद में डी एफ ब्लॉक भी करना है, डी एफ ब्लॉक अपन संडे को कर लेंगे, ठीक है ना। अब बात रही इसकी, तो ये अपन को, ये तो संडे को हो जाएगा, ठीक है, और ये अपन करेंगे आज। तो ये ऑनलाइन ही करवाएंगे, ठीक है। तो अभी बातें कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन में कुछ पोर्शन तुम्हें कराया हुआ है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपन को हेडिंग डाल लो, फैक्टर इफेक्टिंग CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये होता है CFSE। तुम्हें पहले निकालना सिखाया था मैंने, क्या होता है CFSE। CFSE क्या होता है, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताती है ना। CFSE ज़्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी, इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब अपन, ये सारी बातें हो गई। अब अपन यहाँ पर आते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो CFSE को भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर लिखेंगे, वो लिखना नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ ए मेटल। एक मिनट रुकना, बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। नेचर ऑफ ए मेटल आयन, मेटल आयन तुम्हें पता है। नेचर ऑफ मेटल आयन होता है सेंट्रल एटम। क्या होता है, सेंट्रल एटम, ठीक है ना। अब इसकी नेचर कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इफेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूं कि देखो, सिंपल सा फंडा है, ये कुछ लिखना मत अभी तुम, ठीक है। जैसे मेटल के ऊपर, मेटल के अंदर कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो CFSE अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। तो तुम एक स्टेटमेंट लिख लो, पहले स्टेटमेंट लिखो, तो उसके बाद में तुम्हें बढ़िया से समझ में आएगा। तो स्टेटमेंट ये है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट CFSE increased in a group on moving top to bottom in periodic table, ठीक है। जैसे कि ज़्यादातर जो सेंट्रल एटम होते हैं यहाँ पर, है ना, वो कौन से ब्लॉक के होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड डी ब्लॉक के बनाते हैं। अब डी ब्लॉक में 3 सीरीज होती है, 3D, 4D और 5D सीरीज मेजरली अपन पढ़ते हैं। ऊपर से नीचे आते हैं, तो मैंने बोला था कि ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटल की CFSE बढ़ेगी। क्या हो जाएगी, CFSE बढ़ेगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे, तो सीरीज में जो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम आएगा, तो CFSE इंक्रीज होगी। रीजन होगा क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, मेटल पे चार्ज बढ़ना स्टार्ट होगा, और मेटल पे चार्ज बढ़ना स्टार्ट होगा तो लिगेंड को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। लिगेंड को जब ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा ना, तो CFSE बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे समझो तुम कि मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन अच्छा रहेगा, तो CFSE अपने आप अच्छी होगी। CFSE अच्छी होगी तो स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि अट्रैक्शन अच्छा तो CFSE अच्छी, और CFSE अच्छी तो स्टेबिलिटी अच्छी। ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा, मैंने बोला था पहले भी, है ना, मैंने एक चीज़ लिखाई थी कि जब सेंट्रल एटम बदलेंगे, सेंट्रल एटम 3D का है, 4D का है और 5D का है। मैंने लिखा था कि 4D और 5D के साथ वीक फील्ड लिगेंड, क्या बोल रहा हूँ मैं, वीक फील्ड लिगेंड कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में,
ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, जेड इफेक्टिव कम होता है। अरे हाँ है ना। चलो ये खाली छोड़ो एक बार के लिए। तुम्हें पता होगा यहाँ पर इधर लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन भी लगता है, सारी चीज़ें लगती है। तुम्हें ये चीज़ मैंने लिखवा चुका हूँ पहले ही कि वीक फील्ड लिगेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है इन केस ऑफ 4D एंड 5D केस में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लिगेंड को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं 4D वाले और 5D वाले। इसलिए इसके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा इन केस ऑफ अगर सेंट्रल एटम 4D और 5D का रहेगा तो लिगेंड का अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। अट्रैक्शन रहेगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी तो वो एनर्जी CFAC होगी और स्टेबिलिटी कंपाउंड की बढ़ेगी। तो तुम्हें क्या लिखना है? तुम्हें बस इतना सा लिखना है कि ये तो लिख लिया था होगा मेरे हिसाब से। अब लिखो तुम कि 3D to 4D जाएंगे और 4D to 5D जाएंगे, है ना, ग्रुप में ऊपर से टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? CFAC बढ़ेगी तो CFSE क्या होगी? इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल उठाते हैं अपन निकल क्लोरीन, साथ साथ में लिखते रहना, -2, PD क्लोरीन -2 और PT क्लोरीन -2। ठीक है। अब बताओ, निकल नहीं पढ़ोगे पीटे जाओगे, नहीं पढ़ोगे पीटे जाओगे। निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? निकल +2 में है। किसमें है? +2 में है। पीडी भी कौन से में है? +2 में है। सेंट्रल एटम पीटी किस में है? +2 में है। तो सारे के सारे सेंट्रल एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पर वास्तव में देखा जाए तो ये एक ही ग्रुप के मेटल्स हैं। ऊपर से नीचे जाएंगे, ये 3D का है, ये 4D का है, तो ये 5D का है। इसका मतलब क्या होगा? ये ज़्यादा पावर से लिगेंड को खींच के रखेगा। तो ये क्लोरीन वैसे तो होता है वीक फील्ड लिगेंड। क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। पर इन केस ऑफ प्लेटिनम ये किसकी तरह काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि किसमें CFAC ज़्यादा होगी। तो CFAC ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो CFAC इसकी PT की ज़्यादा रहेगी, PD उसके बाद में सबसे कम किसकी रहेगी? निकल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना अच्छे से क्या है कि कोबाल्ट C-3 RHCl6-3 और IRCl6-3 कौन रहमान इरफान। ये 3D का है, ये 4D का है और ये 5D का है। और यहाँ पर ये प्लस है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ एक ही ग्रुप के सदस्य है ना, मेंबर है। तो यहाँ ऊपर से नीचे आएंगे तो CFAC बढ़ेगी, इधर से इधर जाएंगे तो CFAC इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या? सेंट्रल मेटल बदलेंगे तो बाकी चीज़ें में कुछ चेंज नहीं कर रहा, सेंट्रल एटम बदल रहा हूँ, है ना। तो सेंट्रल एटम बदलने से क्या CFAC बदलेगी? तो हाँ बिल्कुल बदलेगी। तो क्या सेंट्रल एटम कौन सा है इस चीज़ पे डिपेंड करेगी CFAC? हाँ बिल्कुल डिपेंड करेगी। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर समझ में आना चाहिए, एक एग्जाम्पल और उठाते हैं अपन। देखो FeCN6-4, ठीक है, और यहां पर लिख लिया FeCN6-3, ठीक है। अब यहां पर बताओ मेरे को, यहां पर सेंट्रल एटम दोनों में सेम है, ठीक है। और यहाँ पर Fe के कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 में है। और यहाँ पर Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में है। बताओ मेटल पे चार्ज किस पे ज़्यादा है? इस पे ज़्यादा है ना, प्लस चार्ज इस पे ज़्यादा है। इसका जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा मिलेगा, तुमको पता है। और इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा मिलेगा तो ये ज़्यादा पावर से लिगेंड को खींचेगा। तो CFAC किसकी ज़्यादा रहेगी? जिसके ऊपर ज़्यादा प्लस चार्ज है। अरे तुम्हें पता है ना, लिगेंड के पास नेगेटिव होता है। लिगेंड वो होता है जिसके पास लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। अच्छा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा पावर से तभी खींचा जाएगा जब सेंट्रल एटम के पास क्या हो? ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ पर Fe+3 है और यहाँ पर Fe+2 है, तो ज़्यादा पावर से कौन खींचेगा? Fe+3, इसलिए इसकी CFAC ज़्यादा हो जाएगी। अरे हाँ है ना, तो इसका ये रीज़न हो जाएगा। अभी इसी क्लास में अपन इतना सा रखते हैं, है ना। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे तो तुम देखते रहो, ठीक है ना। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके बाय।